हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार राय अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 3 का टॉपिक देखेंगे, इकोसिस्टम एंड इकोसिस्टम क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज से कि इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होता है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी देखा था कि जब डिस्टरबेंस आए तो इकोसिस्टम अपना कैसे रोल प्रोवाइड करता है। और आज देखेंगे कि इकोसिस्टम यदि अच्छे से मेंटेन हो तो उससे हम लोग को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक, तो एक असेसमेंट है मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट, जिसको MA के नाम से कहा गया है। एक मेजर असेसमेंट है जो कि ह्यूमन पे इम्पैक्ट छोड़ता है। कहाँ पे? इन्वायरमेंट में। मेजर असेसमेंट ऑफ द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट कॉल्ड फॉर बाय द, और ये किसके द्वारा किया गया है? यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कोफी अनन। यूनाइटेड नेशन के एक सेक्रेटरी जनरल थे जिनका नाम है कोफी अनन। कब किए थे? इन 2000। लॉन्च हुआ था 2001 में और पब्लिश्ड हुआ था 2005 में विथ मोर देन $40 मिलियंस ऑफ ग्रांट्स। $14 मिलियन के साथ इस असेसमेंट को स्टार्टअप किया गया था, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। अब इसका रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है, आइए जानते हैं। ये पॉपुलराइज्ड किया था टर्म इकोसिस्टम सर्विसेज। कहने का मतलब द बेनिफिट्स गेन्ड बाय ह्यूमन फ्रॉम इकोसिस्टम। सिंपल भाषा में समझना है कि इकोसिस्टम से ह्यूमन को क्या बेनिफिट मिलता है। ठीक, उसके लिए ये इतना खर्च किए थे और मिलना चाहिए। तो ये जो असेसमेंट है मिलेनियम इकोसिस्टम सर्विस असेसमेंट 2005, उन्होंने इकोसिस्टम सर्विस का एक डेफिनेशन दिया था। द फंक्शन एंड प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम दैट बेनिफिट्स ह्यूमन्स और इल्ड वेलफेयर टू सोसाइटी। वो डायरेक्ट बेनिफिट देगा ह्यूमन को, उससे जो प्रोडक्ट इल्ड होगा उससे सोसाइटी को फ़ायदा होगा। ये इकोसिस्टम सर्विसेज का काम है जो उस समय डेफिनेशन दिया गया था। ठीक है, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए मैच द कॉलम आते हैं और कुछ टर्म आपको दे देते हैं, तो आप यदि थोड़े से भी पढ़े रहेंगे तो उससे आप मैच द कॉलम आसानी से हल कर पाएंगे। अब इकोसिस्टम सर्विसेज को 4 भाग में बांटा गया है। प्रोविजनिंग सर्विसेज, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो प्रोविजनिंग सर्विसेज पहला होता है, कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम इकोसिस्टम। प्रोडक्ट इकोसिस्टम से ऑब्टेन्ड होता है उसको हम लोग प्रोविजनिंग सर्विसेज कहते हैं। क्या? एनर्जी। एनर्जी इकोसिस्टम से ही होता है, फूड चेन के द्वारा। ठीक। सी फूड, मान लीजिए ओशियंस या सी में कुछ ऐसे फूड हैं जो खाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सप्लीमेंट है हमारे लिए, बॉडी के लिए। बायोमेडिकल, अब बायोमेडिकल ठीक है, कोई मेडिकल पर्पस से, ठीक है, कोई भी सामान जैसे आयुर्वेदिक हो या कुछ भी हो वो भी हमें इकोसिस्टम से प्रोवाइड होता है। ट्रांसपोर्टेशन, अब मान लीजिए बालू मिट्टी हो या लकड़ी हो, ठीक है, यदि ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी चीज़ हेल्प हो रहा है, अब मान लीजिए चट्टान है, एल्यूमिनियम है, ये सब कहाँ से हमको प्राप्त होता है? इन्वायरमेंट से, इकोसिस्टम से। नेशनल डिफेंस, अब नेशन डिफेंस के लिए आप गन बनाते हो, ठीक है, गोली बनाते हो, ये हम लोग को मटेरियल कहाँ से मिलता है? इकोसिस्टम से। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाते हो, ये कहाँ से? तो कुछ प्रोडक्ट जो है हमें इकोसिस्टम से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सर्विस होता है रेगुलेटिंग सर्विस। बेनिफिट ऑब्टेन फ्रॉम द रेगुलेशन ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेस। बार बार इकोसिस्टम को साफ करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, उसको रेगुलेट करते रहना पड़ेगा। जैसे बार बार फ्लड आएगा तो उसको रोकना है, क्लाइमेट को बदलने से रोकना है, ये किसको करना पड़ेगा? हमें। जैसे आज के टाइम में आप देखिए कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही बढ़ गया है, दिल्ली में बहुत ही प्रदूषण बढ़ गया है, तो उसको रोकना होगा ना।
तो कोई तो एक्शन लेना होगा। इरोशन कंट्रोल होता है सॉइल इरोडेड हो जाते हैं, मतलब खराब होने लगते हैं, उसको रोकना पड़ेगा। कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स एंड पैथोजन, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर को अच्छे रखने के लिए, लेकिन हमें उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, कुछ अच्छे पेस्टिसाइड्स का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। और पैथोजन्स को रोकना पड़ेगा, जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो पेड़ पौधा को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको रोकना पड़ेगा। तो ये होता है रेगुलेटिंग सर्विस, ये हमेशा चलते रहेगा। एक होता है कल्चरल सर्विसेज, कल्चरल सर्विसेज भी इंपॉर्टेंट है। ये एक नॉन मटेरियल बेनिफिट्स होता है ऑब्टेन फ्रॉम इकोसिस्टम। जैसे अब एडुकेशन पर्पस होना चाहिए कि हमें इकोसिस्टम के बारे में एडुकेशन देना होगा। रिक्रिएशनल, ठीक है। हेरिटेज एंड स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल होता है पूजा पाठ, धार्मिक, ठीक है। हम लोग जैसे पेड़ पौधा का भी पूजा पाठ कहते हैं, और ये सब एक कल्चरल पार्ट हो जाते हैं। हेरिटेज, किसी जगह को बचा के रखना। रिक्रिएशनल, ये सब जो पार्ट होते हैं एक कल्चर में आते हैं। जैसे बहुत समय से पूजा पाठ हो रहा है, भगवान का पूजा हो रहा है, तो उसको हम, उसकी आस्था को हम लोग को तोड़ना नहीं है, ठीक है। अब कोई यदि देवी देवता का पूजा करता है अपने इन्वायरमेंट में, कोई किसी पेड़ का पूजा करता है, तो उसको बचा के रखना है। कोई कहते हैं इस फॉरेस्ट में ये देवी देवता रहते हैं, जैसे हम लोग को अभी हाल ही फिलहाल में एक मूवी आया था कांतारा मूवी, तो उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो वो भी इकोसिस्टम को बचाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आते हैं सपोर्टिंग सर्विसेज। सपोर्टिंग सर्विसेज ये हमारा चौथा सर्विसेज है। ये सर्विस नेसेसरी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल अदर इकोसिस्टम। जितने भी अदर इकोसिस्टम हैं उनको बनाने में इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मेंटेनेंस, ये जो हमारे नेचर में बायोलॉजिकल या बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं, उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हम लोग देख चुके हैं, जिसको बायोजियोकेमिकल साइकिल्स भी कहते हैं, उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये भी हम लोग देख चुके हैं, मतलब कितना गेन एनर्जी करते हैं हम लोग, ठीक है। हम उस गेन एनर्जी से कितना बायोमास का फॉर्मेशन करते हैं, ये सब हम लोग लेक्चर देख चुके हैं। आप डिटेल में जाके इन सभी लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो इन सभी को बचाना ये एक सपोर्टिंग सर्विसेज होता है। तो इकोसिस्टम में हम लोगों ने 4 सर्विसेज को डिटेल में देखा, छोटे छोटे रूपों में। एक होता है प्रोविजनिंग सर्विसेज, एक होता है रेगुलेटिंग सर्विसेज, एक होता है कल्चरल सर्विसेज, और एक होता है सपोर्टिंग सर्विसेज, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा इकोसिस्टम क्लासिफिकेशन को देखते हैं आज के लेक्चर में, और बाद के लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। तो मैं थोड़ा पेज पलट देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से इसको बनाया है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक इकोसिस्टम है, ये 2 प्रकार का इकोसिस्टम है, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब ध्यान से देखते जाइए। अब ये जो नेचुरल इकोसिस्टम है, इसको मैंने 2 भाग में बांट रखा है। मैंने नहीं, ये पहले से ही बटा हुआ है, बस मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए कर रहा हूँ। एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम। ये नेचर द्वारा बनाया गया है, इसको ह्यूमन ने नहीं बनाया। टेरेस्ट्रियल जो लैंड का पार्ट होता है, एक्वाटिक जो ओशियंस पानी का पार्ट होता है। अब आते हैं, ये जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है ये 4 भागों में बटा हुआ है। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, तुंद्रा, ठीक है। अब जो फॉरेस्ट है ये 2 भागों में बटा हुआ है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट। हम लोग सबको डिटेल में देखेंगे। ट्रॉपिकल 2 भागों में बटा हुआ, रेन, डेसिडियस। रेन जो है वो वेट पार्ट है, भीगा हुआ। डेसिडियस जिसको ड्राई पार्ट बोलते हैं, इसीलिए कभी कभी डेसिडियस को ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, या ट्रॉपिकल डेसिडियस ड्राई फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अब जो टेम्परेट है, एक होता है रेन, एक होता है डेसिडियस, एक होता है कॉनिफर्स। कॉनिफर्स को हम लोग टाइगा और बोरियल भी कहते हैं, टाइगा और बोरियल, ठीक है। हम लोग सबको डिटेल में देखेंगे। ग्रासलैंड सिंपल सिंगल होता है। डेजर्ट या तो हॉट होगा या कोल्ड होगा, ठीक। तो ये थे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट। अब आते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में। एक्वाटिक इकोसिस्टम जो होता है वो 3 पार्ट में होता है। एक होता है फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, और हाइब्रिड, दोनों के बीच का। अब फ्रेश वाटर में एक होते हैं लोटिक, एक होते हैं लेंटिक। लोटिक
रनिंग वाटर को कहते हैं, और लैंटिक जो पानी स्थिर होता है स्टैंडिंग वाटर को। मराइन में हम लोग ओशियंस को डिटेल में देखेंगे। हाइब्रिड में आता है इस्चुअरीज, जो ओशियन और रिवर दोनों के मिलने से बनता है। ठीक, अब आते हैं, ये तो था नेचुरल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक का पार्ट। अब आते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसमें आते हैं कल्टीवेटेड लैंड, जो ह्यूमन द्वारा बनाया गया खेती बाड़ी है, और एक होता है एक्वारियम। एक्वारियम मछली उत्पादन, फिशिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सब। अब ये जो ग्रासलैंड ऊपर में आपने देखा, वो भी बटे हुए हैं। हमारे सिलेबस में कुछ टॉपिक है जो पढ़ना है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ट्रॉपिकल में हम लोग सवाना को डिटेल में देखेंगे, और टेम्परेट में प्रेरी को। ठीक है, तो ये जो है ये इकोसिस्टम क्लासिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट्स भी अच्छे से बना सकते हैं। कहीं पे भी आपको स्पेलिंग मिस्टेक लगे या आपको समझने में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं बहुत ही डिटेल में शॉर्ट तरीके से आप लोग के बीच ये सब टॉपिक लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इकोसिस्टम के टाइप्स को एक एक करके डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इकोसिस्टम क्लासिफिकेशन को बांटा। ठीक है, इस तरीके से, और साथ ही इकोसिस्टम सर्विस को देखा, जिसमें सपोर्टिंग सर्विस, कल्चरल सर्विस, रेगुलेटिंग सर्विस, प्रोविजनिंग सर्विस, और कैसे इकोसिस्टम सर्विस का एस्टेब्लिश्ड हुआ था वो मैंने देखा। हाँ, ये मैंने इसलिए बताया मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है इन्होंने किस चीज़ की शुरुआत की थी। आपको 4 ऑप्शन देंगे, उसमें इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, मैं आपको बता दूं, ये जो नोट्स है ये आपको यूजीसी नेट के साथ साथ सेट एग्ज़ाम में भी मदद करेगा। और यदि आप इन्वायरमेंटल साइंस से एकेडमिक की पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वहाँ पे भी ये नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और यदि आप किसी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप इस नोट्स को शेयर करें अपने दोस्तों को, और मुझे कमेंट में बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।